बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि विज्ञान का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले एक दो दिनों में ही यानी कि 5 अक्टूबर 2024 को साइंस का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, अब 5 तारीख को आपका पेपर है तो आपके पास में 1 से 2 दिन का ही टाइम है तैयारी के लिए। इसीलिए बच्चों आप सभी कम से कम टाइम में अपने साइंस के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। आपके साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ये हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर होने वाला है, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात बच्चों आपको ये पता चलेगी कि 5 तारीख का आपका जो पेपर आएगा साइंस का, उस पेपर का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, पेपर आपका जो है इजी आएगा, पेपर आपका नॉर्मल आएगा या फिर हार्ड आएगा या फिर ज्यादा ही हार्ड आएगा। ठीक है, साथ ही साथ पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल मिड टर्म के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ज्यादातर पेपर में आते हैं, जिनके चांस है एग्जाम में आने के, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी रहने वाली है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं बच्चों। साइंस का आपका जो पेपर है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग में, ये आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का पेपर आएगा। ओके, अब पेपर के पैटर्न में थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके ये सामान्य निर्देश है, यहाँ पे क्या बताया गया है। पेपर में आपके 5 खंड होंगे, का खा गा घ ण, और 39 आपके क्वेश्चन होंगे। खंड आ जो रहेगा यानी कि खंड का कह सकते हो, इसमें आपके 20 वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू भी होंगे और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे। उसके बाद खंड खा आ जाता है, जिसमें 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 2-2 नंबर के, जिसका आंसर आपको 30 से 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद खंड गा जो रहेगा, इसमें 7 आपके क्वेश्चन होंगे लघुत्तरीय प्रश्न, 3-3 नंबर के, जिनका आंसर आपको 50 से 80 शब्दों में लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर आपका खंड घा आ जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, और ये होंगे आपके 5-5 नंबर के। ठीक है, जो कि आपको 80 से 120 शब्दों में लिखने हैं। उसके बाद सबसे आखिरी आता है आपका 5वां खंड, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे आपके स्रोत आधारित, और ये होंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, तो कुल मिला के देखें, पेपर में आपके जो है 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन हैं यानी कि एमसीक्यू वाले। ठीक है, आपके 2 नंबर के भी क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन, आपके 3 नंबर के भी क्वेश्चन है। ठीक है, और टोटल 7 क्वेश्चन है 3 नंबर के। आपके 3 नंबर के मतलब 5 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं आपके 3, और फिर 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे करके देखा जाए तो हर मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया पेपर का पैटर्न। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहां से देखें। 39 क्वेश्चंस होंगे एंड 5 सेक्शंस होंगे पेपर में। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और ये होंगे आपके 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर आपके 7 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, और ये होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, और ये रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। और सबसे आखिरी आते हैं सेक्शन नंबर डी, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स के। ओके, तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। तो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें हम अपने पेपर को, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज के इस पेपर का जो हमारा पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। अब इसमें देखो, ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको मैं एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखा सकूं। ठीक है, उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं ये आपको पता चल जाए, पेपर का पैटर्न कैसा है ये आपको पता चल जाए, और आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप करके जाए पेपर के लिए। ठीक है, जैसे कि सेक्शन ए है वास्तुनिष्ठ वाला, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे और नॉर्मल भी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों
कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो दो तापमान दिए गए हैं, ए दिया गया है 793 केल्विन और बी दिया गया है 870 केल्विन। तो आपको इसे सेल्सियस में चेंज करना है। ओके, अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो अथवा में बताया गया है बच्चों कि एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है तो कौन सा पदार्थ का गुण यह प्रेक्षण दर्शाता है। इसी प्रकार से सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों आप सभी के सभी। ठीक है, सॉल्व करना इन चीजों को। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि जैसे जल है, चीनी है, ऑक्सीजन है, इसमें से किस कण का जो बल है वो कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो ऐसे आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, मिश्रित धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। तो व्हाट आर एलॉयज एंड गिव एन एग्जांपल। तो मिश्रित धातु सिंपल सी बात है जिसमें एक से ज्यादा दो धातुओं का मिश्रण हो, एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद विलयन की सांद्रता क्या होती है, यानी कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है बच्चों विलयन की सांद्रता, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, मैं इस लाइन को पतला कर दूं क्या एक बार, वेट अ मिनट। ठीक है, उसके बाद उन दो जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है जिनमें अपने स्वयं के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो वो दो जीव कौन से बच्चों आपके चैप्टर में बताए गए हैं जिनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम की आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। यानी कि जो लाइसोसोम है बच्चों, इसको हम आत्मघाती जो थैली है इसके रूप में क्यों जानते हैं, क्या रीजन है। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आपको नीचे अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले जितने भी लिपिड और प्रोटीन हैं ये कहाँ संश्लेषित होते हैं बच्चों। उसके बाद रंध्रों के क्या कार्य हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेट। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या होता है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल। ओके, फिर क्वेश्चन 9 कहता है, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे। सिंपल सी बात है, गति क्या होती है और वेग क्या होता है, आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। अगर आपको गति वेग की डेफिनेशन नहीं आती है तो आप ये बता दो कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है ना। सेम ही क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, या फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, तो ये था आपका यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए सत्य है। ठीक है, विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है, यह शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण जो है ये वस्तु द्वारा तय गई दूरी से अधिक होता है। तो विस्थापन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए फटाफट से, इनके प्रैक्टिस करो अच्छे से। और हाँ, अगर आप सभी बच्चे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, सारे बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगर इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन की वीडियो बनेगी तो आपको यहाँ पे मैं आई बटन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं उस सॉल्यूशन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा जड़त्व का नियम क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप ये वाला आंसर कर लो, यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर हो तो बताइए घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे कि किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है। तो वस्तु का संवेग का अर्थ क्या है और इसका SI मात्रक क्या होता है, ये आपको याद करके जाना है। अथवा एक पृथक प्रणाली में जहां कोई बाहरी बल नहीं है कुल संवेग क्या होगा, यानी कि एक ऐसी पृथक प्रणाली बच्चों जहां पे कोई बाहरी बल नहीं लगा है उसका कुल संवेग कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों,
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, तो ये इसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है, 15 नहीं, क्वेश्चन 14, 15 और 16, ये बेसिकली 3 क्वेश्चन आपके अभिकथन और कारण वाले होने वाले हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, पहला क्वेश्चन नंबर 14 में अभिकथन हमारा कहता है मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है। कारण, मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे का उत्पादन और मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन शामिल है। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये ए वाला सही है, बी वाला सही है या नहीं। अगर दोनों सही हैं तो क्या ये जो हमारा कारण है बी, क्या ये इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो ऐसे आपको इनको देखना है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें हम अभिकथन का, तो इसमें पूछा गया है पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे ए और बी, इसके बारे में देखना है दोनों सही हैं या नहीं है, व्याख्या है या नहीं है, और इन्हीं को देखते हुए फिर ये जो ऑप्शन दे रखे ना यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन, इससे आपको चूज करना है। ओके, चलिए अभिकथन का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। बिल्कुल ठीक है। हमारे आसपास पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, तरल और गैस। बिल्कुल सही है। तो ये सही भी है, व्याख्या भी है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा ये होगा ना ए वाला, इसको चुन लेंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इसके आंसर देखने हैं। चलिए अब यहाँ पे अगले जो हमारे क्वेश्चन है 17 से लेके 20, इसमें 5 उपभाग हैं। इन्हीं 4 उपभाग के उत्तर देने हैं। जैसे कि हमारा जो 17 क्वेश्चन है बच्चों, ये हमें एक स्रोत दिया गया है। बेसिकली स्रोत यानी कि एक सोर्स दिया गया है आपकी किताब से। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है पूरे के पूरे को। इसको पढ़ने के बाद आपसे कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला एमसीक्यू है बच्चों, खरीफ मौसम की अवधि क्या होती है? ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ ही चुके हो, क्या होती है खरीफ मौसम की अवधि। ठीक है, क्या सीजन होता है खरीफ पीरियड का। फिर रबी मौसम की क्या अवधि होती है, तो रबी मौसम की क्या पीरियड होता है। और ये सब पता है कहाँ आंसर मिलेगा, ज्यादातर तो इसी में आंसर मिल जाएंगे, बाकी के 1-2 आंसर आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये तो आप सभी को पता है ना। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से एक ऐसी फसल है बच्चों जो कि खरीफ नहीं है। तो देखो, याद करो आपने क्या पढ़ा था ज्योग्राफी में। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इनमें अगर आप देखें रबी फसल, तो कौन सी नहीं है? फटाफट से आप याद करें, इन चीजों को प्रैक्टिस करो और ध्यान से इसको समझते जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी हमें जो है ना एक पैराग्राफ दिया गया है विलयन की सांद्रता के बारे में। अब इससे संबंधित हमसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आओ बच्चों, आपको मैं एमसीक्यू दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि कौन सा विलयन का घटक नहीं है? तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो विलयन का घटक नहीं दर्शाता है? यानी कि 2 घटक इसमें से हैं, एक नहीं है। चीनी का घोल कैसा है बच्चों? तो चीनी का जो घोल है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तरल और तरल विलयन का, विषम का, ठोस और तरल का, या फिर गैस और द्रव का। तो ऐसे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, अगर आप सभी बच्चे चाहते हो कि इस पेपर का आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है, तो आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। जितने बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन लाने की। और जब वीडियो बनेगी तो लिंक आपको मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे 9th क्लास का जो टेलीग्राम का ग्रुप है बच्चों, उसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे जस्ट सर्च कीजिए JSK 9th क्लास, और जो ग्रुप आएगा आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, PDF इंपॉर्टेंट नोट्स भेजते रहते हैं। तो आप भी जाइए, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। ओके, चलिए अब यहाँ पे MCQ में हमारा अगला क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों में से जो विलयन की सांद्रता है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य होगा बच्चों? फटाफट से बताएं आप यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। फिर है बच्चों, उपरोक्त प्रयोग के दौरान
छात्र द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है। ठीक है, तो जो अभी आपने ये प्रयोग पढ़ा, ठीक है, अभी दिखाता हूं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रयोग के माध्यम से छात्र ने जो प्रयोग किया उसकी सांद्रता क्या है ये आपको बतानी है, घोल की सांद्रता। ओके, फिर एक विलयन का बड़ा घटक है, विलयन का बड़ा घटक कौन सा इनमें से, विलेय है, विलायक है या फिर प्रक्षिप्त प्रावस्था है, कौन सा है विलयन का एक बड़ा घटक। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19th, इसमें भी सेम वही है, आपको एक पैसेज दे दिया गया है और इससे संबंधित अब आपसे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे बच्चों, है ना। तो चलो देखते हैं, अब चाहो तो आप इसे पढ़ लो, ये संवेग और उसके बारे में, जब दो वस्तुएं आपस में संवेग का योग टक्कर के बाद में संवेग के योग के बराबर होता तो ऐसी ऐसी बातें इसमें, ठीक है, और उसके बल वगैरह की। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो इनमें से किस टॉपिक पे लागू होता है ये बताना है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख सकते हैं। फिर संवेग के संरक्षण का नियम का जो उपयुक्त बशर्तें हैं क्या है, अर्थात देखो संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है लेकिन कैसे उसको उपयोग करना है ये जरूरी है, तो कौन सी शर्त है उसके लिए वो आपको यहां से पढ़नी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टक्कर होने से पहले दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या है, दोनों वस्तुओं का टक्कर होने से पहले कुल संवेग कितना था। ठीक है, तो कितना था बच्चों याद करो, अभी आपने जो प्रयोग पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा आपका ये संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, संवेग का जो ऐसा ही मात्रक है ये क्या होता है, तो यहां से पढ़ सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, याद करें और प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि माप है, तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि किसकी माप है बच्चों, इनमें से किसकी माप है, फटाफट से याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 20, इसमें बेसिकली सेम वही चीज है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है 4-5 लाइन का और इससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू। ओके, अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स से निलंबित हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण, हार्मोन शामिल होते हैं। प्रवाहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, गैस और पोषक तत्व इनका परिवहन करता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो इनमें से वो कौन सी कोशिका है बच्चों जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, प्लेट्स की मदद से क्या होता है, तो प्लेटलेट्स की मदद करता है, किसकी मदद करता है ये बताना है आपको। ठीक है, फिर अगला है बच्चों, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका से होता है, बहुत डीपली क्वेश्चन है ये कि हमारे शरीर में जो उत्पन्न होने वाली CO2 होती है इसका परिवहन रक्त की कौन सी कोशिका करती है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक संयोजी ऊतक में क्या होता है, तो प्रत्येक संयोजी ऊतक कैसा होता है, मैट्रिक्स होता है, कोशिकाएं शिथिल दूरी पर होती हैं, शरीर में बना पदार्थ का बना होता है या ए और बी दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन किस रक्त में मौजूद होता है ना। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे अभी तक हमने सेक्शन नंबर A के जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब एक बार सारे बच्चे आप मुझे कमेंट में बताना आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं फटाफट से, ताकि मैं उस हिसाब से काम कर सकूं। ठीक है, और जब वीडियो अगर बन भी जाएगी ना तो आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों सेक्शन नंबर B। अब सेक्शन B में बेसिकली हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बच्चों कि बर्फ के ठंडे पानी से भरे गिलास की
जो बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जाती हैं, ये हमें क्यों दिखाई देते हैं? यानी कि जैसे आपके घर में फ्रिज होगा या मटका वगैरह, तो उससे निकाल के जब हम ठंडा पानी रखते हैं एक गिलास में, तो उस गिलास में हम ये देखते हैं कि बाहर जो एरिया है उसका कुछ बूंदें सी आ जाती हैं, ठीक है, ठंडी ठंडी सी। तो ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है उसका, ये बताओ, ठीक है। और अथवा में क्या पूछा गया है कि द्रवों का घनत्व सामान्यतः ठोसों की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही बात है। जो द्रव होते हैं यानी कि तरल पदार्थ होते हैं, इनका जो घनत्व है ठोस पदार्थों की तुलना में काफी कम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पानी पर तैरती है, बताइए क्यों? तो सिंपल से आपको क्या बताना है कि जो बर्फ होती है ये पानी पर क्यों तैरती है, ये आपको बताना है, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 22। इसमें पूछा गया है भंडारण के दौरान अनाज के नुकसान के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। यानी कि जब आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है जिससे कि नुकसान ना हो, वो आपको कारण बताने हैं, ठीक है। तो व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 23, आप यह कैसे पुष्टि करेंगे कि आपको दिया गया रंगहीन तरल शुद्ध पानी है। यानी कि आपके पास में जो पानी आपको पीने के लिए दिया जाता है, जैसे आपके पास में जो बोतल है उसमें जो पानी है, आप उसको कैसे ये बेसिकली पुष्टि करेंगे, आप कैसे संतुष्ट होंगे कि ये पानी एक शुद्ध पानी है, ठीक है। तो जल कैसे शुद्ध है आपको सिर्फ ये बताना है। अथवा समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच अंतर बताइए। क्या बताना है? समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच अंतर बताना है। तो इनको पढ़ के जाना अच्छे से, इन क्वेश्चन की तैयारी करके जाना अच्छे से, किताब निकालो और पढ़ना शुरू करो अभी से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24। एक ऑटोमोबाइल वाहन का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे एक कोई कार है तो उसका जो द्रव्यमान है वो 15 किलोग्राम है, 1500 किलोग्राम है। यदि वाहन को 1.5 ms की पावर -2 के ऋणात्मक त्वरण के साथ रोकना है तो वाहन और सड़क के बीच कितना बल चाहिए। तो ये आपका एक मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो जो आपका चैप्टर है उसके हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन 25। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है। यानी कि एक वस्तु जो है वो 4 सेकंड में 16 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की जो गति है इससे क्या निकल के आती है ये आपको बतानी है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 26। यदि गोल्गी उपकरण नहीं होता तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। यानी कि जो गोल्गी है, अगर ये एक उपकरण नहीं होता तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो बच्चों 2 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है, अच्छे से इनको लिखिए, आंसर की तैयारी कीजिए, वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी तक आपको जो है ना सेक्शन भी बहुत अच्छे से बता दिया है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, ठीक है। तो अब हमारा अगला सेक्शन है खंड नंबर सी, और सी में कैसे क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों हमारे। ओके, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 27। चाय बनाने के लिए आप जिन उपकरणों का प्रयोग करेंगे उन्हें लिखिए। अरे 1 नंबर मिल जाएगा आपको इसी में कि भाई चाय बनानी है तो उसके लिए जो भी आप चरण उपयोग करेंगे, ठीक है, चाय बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे वो आपको लिखना है। उसके बाद विलयन, विलायक, विलेय, विलेय और अघुलनशील, छानना और अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। यानी कि आपको क्या करना है, चाय बनाने के जितने भी चरण हैं इन चरणों को लिखते समय आपको इन शब्दों का उपयोग करना है, ठीक है। जो भी चाय बनाने के चरण है उसमें इन शब्दों का उपयोग करना है। ये नहीं लिखना है कि मैंने छन्नी ली, मैंने जो है एक भगोना लिया, मैंने उसमें पानी डाला, ऐसे नहीं, इन शब्दों को उपयोग करते हुए लिखना है ये सारी चीजें, ठीक है, तभी 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपको चाय बनाने के चरण लिखने नहीं आ रहे हैं तो आप अथवा में ये कर सकते हो कि एक घोल में 320 मिलीग्राम पानी में 400 ग्राम सामान्य नमक है, ठीक है। एक 320 मिलीग्राम का एक घोल है, उसमें 40 ग्राम नमक है।
विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के रूप में इसकी सांद्रता ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करनी है आपको? इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। तो फटाफट से सांद्रता ज्ञात करो, प्रैक्टिस करो इसकी और देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं आपके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? एक चित्र के द्वारा बताइए। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है बच्चों, चाहे मिड टर्म हो चाहे आपका फाइनल हो, हर साल पेपर में आता है ये। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये फाइनल में भी आपके काम आएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है और एक चित्र के माध्यम से समझाओ। ठीक है, अब 3 नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित का नाम बताइए। आधे आधे नंबर के 6 क्वेश्चन है, जैसे कि ऊतक जो हमारे मुंह की आंतरिक परत बनाता है उसका क्या नाम है? ऊतक जो मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उस ऊतक का नाम। वह ऊतक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है। वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा जमा करता है। वह ऊतक जो एक द्रव्य मैट्रिक्स के साथ संयोजी ऊतक होता है। और मस्तिष्क में एक मौजूद ऊतक का नाम बताओ। तो ये जितने भी ऊतक आपको यहाँ पे पूछे गए हैं ना, इनको आप अपनी किताब में जो ऊतक वाला आपका पॉइंट है ना उसको देखो और इन सभी के एग्जाम्पल को आप याद कर लो, क्योंकि इसमें से पूरे 6 तो नहीं आएंगे लेकिन 2-3 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इन सभी को याद कर लो कौन सा टिश्यू का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, चलो 3 नंबर का अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, धारीदार, आरेखित और हृदय की मांसपेशियां क्या क्या है बच्चों? धारीदार, आरेखित और हृदय की मांसपेशियों के बीच उनकी संरचना और शरीर में साइट या फिर स्थान के आधार पे अंतर बताओ। कैसे? संरचना के हिसाब से और शरीर में स्थान के आधार पे इन तीनों की आपको जो डिफरेंशिएट है ये करना है। ओके, फिर क्वेश्चन 31 क्या कहता है? एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल अपनी साइकिल को 30 सेकंड में 6 ms/-1 का वेग प्राप्त कर लेता है 6 मिनट में। फिर वह इस तरह से ब्रेक लगाता है कि वे अगले 5 सेकंड में साइकिल की संख्या घटकर 4 ms/-1 हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करो। तो बच्चों ये जो त्वरण ज्ञात करने का आपका जो फॉर्मूला है ना, आप उसे पुट करें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए क्या नाम है, एक और क्वेश्चन दिया गया अथवा में क्या दिया गया है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है और इनमें से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। यानी कि ये जो 3 आपको स्थितियां दी गई हैं क्या ये संभव हैं? अगर हैं तो आपको उसके कारण देने। जैसे कि एक त्वरण के साथ एक वस्तु लेकिन शून्य वेग के साथ है, क्या ये संभव है? अगर है तो रीजन बताओ। फिर एक वस्तु एक त्वरण के साथ गति करते हुए लेकिन एक समान गति के साथ है, तो ऐसा हो सकता है? अगर हाँ तो कारण बताओ। लंबवत दिशा में त्वरण के साथ एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु, ऐसा हो सकता है? अगर हाँ तो आप इसके बताओ पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है आपको तो आप ये वाला कर सकते हैं। ओके, अब 3 नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक के लिए उपयुक्त उदाहरणों के साथ न्यूटन की गति के नियमों को संक्षेप में बताइए। सिंपल सी बात है, न्यूटन की गति के जो नियम है, ठीक है, टोटल 3 नियम है, इन्हीं सभी को आपको संक्षेप में बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द ब्रीफ इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। क्वेश्चन नंबर 33, आप एक कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और जलीय कृषि में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? यानी कि एक होता है कैप्चर फिशिंग, एक होता है मैरीकल्चर और एक होता है जलीय कृषि। तो इन तीनों में आप कैसे अंतर करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सेक्शन नंबर सी था ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें सेक्शन नंबर डी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का हमारा खंड नंबर जो डी है वो यहाँ से शुरू हो गया है, जिसमें 5 नंबर के हमारे क्वेश्चन है। ओके,
तो क्वेश्चन 34 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या कहा गया है, कहा गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर बताओ। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन कोशिकाओं के बीच में डिफरेंशिएट करना, अंतर करना हर साल पेपर में आता है, चाहे मिड टर्म का हो चाहे फाइनल का, दोनों में आता है। ठीक है, तो अभी आप याद कर लो, मिड टर्म में तो आएगा ही, तो आपके फाइनल की भी तैयारी हो जाएगी। दूसरा, आप पादक कोशिका को जंतु कोशिका से किस प्रकार से विभेदित करेंगे, यानी कि जो पादप कोशिका है और जो जंतु कोशिका है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। सिंपल सा, विभेदित करने का मतलब हो गया बस आपको अंतर बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अगर आपको इन चारों में से कुछ भी नहीं आता है, पहले तो आप प्रैक्टिस करके जाओ, अगर नहीं आता है तो अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो हमारा सबसे पहला ए वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्क्लीडेन और श्वान के द्वारा प्रस्तुत और आगे विर्चोव के द्वारा समझाया गया कोशिका सिद्धांत का वर्णन। यानी कि सिंपल सी बात है, स्क्लीडेन और श्वान ने और विर्चोव ने ये जो कोशिका सिद्धांत दिया है आपको ये बताना है। ठीक है, दोनों के हिसाब से। दूसरा, सम परासारी विलयन, अल्प परासारण दावी विलयन तथा अति परासारण दावी विलयन, इनके बीच में अंतर बताओ। ठीक है, तो इन तीनों ही विलयन में आपको अंतर बताना है। ऊपर वाला आपका 2 नंबर का है, नीचे वाला आपका ये 3 नंबर का है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनकी तैयारी तो आप करके जाना ही जाना पेपर के लिए। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों देखिए हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा, सबसे पहला क्वेश्चन, गर्मियों के शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है। जैसे अभी गर्मी चल रही थी और अभी भी यहीं थोड़ी बहुत, तो अभी के टाइम पे आपके घर में जो कूलर है उसका जो पानी है, उसकी जो हवा है वो अधिक ठंडी क्यों रहती है। ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है। जो मटका होता है, मटका, अगर आपने उसका पानी पिया होगा तो आपने देखा होगा कि वो भी कभी ठंडा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो ठंडा होता है, इसका रीजन बताओ। उसके बाद, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी जो हथेली वो ठंडी क्यों हो जाती है। जैसे कि आपने सेंट वगैरह देखा है, वो जब आप लगाते हैं अपने हाथ पे या फिर कहीं पे, वो ठंडक हो जाता है। पेट्रोल लगते हैं तो वो भी ठंडक हो जाती है। तो ये होता क्यों है, किस वजह से, वो बताना है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर आप चाय को एक कप में रखेंगे तो उसको गर्म से ठंडा होने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन वही चाय अगर आप प्लेट में रखेंगे तो आप जल्दी से पी पाएंगे क्योंकि वो ठंडी हो जाती है। तो बस इसी को आपको साइंस की भाषा में समझा देना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो जो सूती वस्त्र हैं हमें ये पहनने चाहिए जिससे कि पसीना वगैरह ना आए और ये गर्मी हमारे शरीर से जो है उसको ज़्यादा बाहर निकाले और ठंडक पहुंचाए हमें, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से स्टडी करके जाना, रेडी करके जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ओके, तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपके पॉइंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित चित्र 3 वस्तुएं ए बी सी के दूरी समय ग्राफ को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर करें। तो क्या है, 3 वस्तुएं दी गई हैं ए बी सी, जो कि क्या दर्शाती हैं, दूरी समय ग्राफ को। ठीक है, तो ये जो है ना आपका ये दूरी समय ग्राफ को यहाँ पे दर्शाते हैं। ये है आपकी दूरी यानी कि डिस्टेंस में, ये है समय ग्राफ यानी कि टाइम का। अब इसमें क्या आपको दर्शाना है, सबसे पहले आपको ये दर्शाना है बच्चों कि तीनों में से कौन सबसे तेज यात्रा कर रहा है। यानी कि आपकी जो तीनों लाइनें हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों में से सबसे तेजी से जो यात्रा कर रही है लाइन, वो कौन सी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि क्या तीनों कभी भी सड़क पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यानी कि क्या ये तीनों लाइनें सड़क पर कभी एक बिंदु पे मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाली जगह पे क्या नाम है आपका सी और बी मिलते हैं, इस वाली जगह पे ए और बी मिलते हैं और इस जगह पे ए और सी मिलते हैं। तो पैराग्राफ के अनुसार तो ये तीनों किसी भी जगह पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, जब बी ए को पार करता है
तो सी ने कितनी दूरी तय कर ली, यानी कि तो इसको देखते हैं बच्चों कि जब बी जो है ए को पार करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो बी है ना, यहाँ पे ए को पार कर दिया इसने, ठीक है, ए को यहाँ पे पार कर दिया, तो सी ने कितनी दूरी तय की है, तब सी कितना पहुंच चुका था बच्चों, तब सी अगर आप देखेंगे ये रहा, ठीक है, तो सी ने कितनी दूरी तय की थी, ये रही, ठीक है, तो ये आपको बतानी है 8, कितनी है टोटल, 8 है बच्चों ये, ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि बी ने सी को पार करते समय कितनी दूरी तय की है, तो बी ने, ठीक है ना, ये रहा बी, अब बी ने जब सी को पार किया तो इसने कितनी दूरी तय की ये आपको बतानी है, तो पैराग्राफ के अनुसार क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ठीक है, हालांकि इन क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करके जाना ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए, ओके। तो इंग्लिश में आप देख लेंगे, आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे इजीली कंप्लीट, ओके बच्चों। तो यहाँ पे वेट अ मिनट, एक चीज तो यहाँ पे अभी रह ही गई हमारी, यहाँ पे हमारे जो स्रोत आधारित क्वेश्चन थे आई थिंक वो यहाँ पे ऐड नहीं हुए हैं, है ना, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए आपको जो ये मैंने पेपर दिखाया है, आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक बार मैं आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना आपके, वो दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। जैसे कि सेक्शन बी से आपके बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो आप इनको पढ़ के जाना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है, क्वेश्चन 23 यहाँ पे दिया गया है। आप सभी बच्चे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और अगर आप सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करो फटाफट से, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये इसका सॉल्यूशन बना सकूं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो बन जाएगी सॉल्यूशन की तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बार, ओके। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। चलिए, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अपना पेपर का पैटर्न समझ में आ गया हो, कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं, तो सारे बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे जरूर से शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।